Very warm welcome in the Life Science Academy. Today we will talking about the leg operon system. So what is the leg operon? Prior going to detail, we have to some a view, or you can say short things. But what is the operon? Operon is a coordinated unit. Operon is a coordinated unit. Coordinated unit of genes. कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जीन्स। तो ओपेरॉन सिस्टम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है हमें? प्रोकैरियोटिक सिस्टम, जो कि हमारा है क्या? फेवरेट मॉडल ऑर्गेनिज्म ई कोलाई, उसमें देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जीन्स मींस क्लस्टर ऑफ जीन्स दैट आर ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर। एक साथ क्या किया जाता है? कोऑर्डिनेटेड जो रिलेटेड जीन्स होते हैं उनको एक क्या किया जाता है? एक साथ रखा जाता है और एक साथ उनको ट्रांसक्राइब भी किया जाता है। आफ्टर दैट जो ट्रांसक्राइब हो चुका है एमआरएनए, जो ट्रांसक्रिप्ट बना है, उससे क्या करते हैं हम? प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं कि एक सिंगल एमआरएनए से आप मल्टीपल आपको प्रोटीन्स मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम होता है वो कैसा होता है? उसका जो एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होता है। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए और मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है, सपोज वी हैव अ डीएनए सेगमेंट and this DNA segment can going to be transcribed into mRNA. And if this mRNA, this single mRNA give rise to 3 or more proteins, this is said to be, or this mRNA under the control of only single promoter, or you can say single mRNA or promoter control. This give rise to multiple protein. This is the polycistronic. And what is the monocistronic? So if we have a DNA segment, then it has to be transcribed into mRNA, and this mRNA can give rise to only single protein. Only single mRNA give rise to the single protein. This is the monocistronic. Monocistronic mRNA. तो सबसे पहले तो पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि एक ओपेरॉन जो होता है उसमें क्या होता है? क्लस्टर ऑफ जीन्स को रखा जाता है और एक साथ उनको ट्रांसक्राइब भी किया जाता है तो गिव अ सिंगल मैसेंजर एमआरएनए मॉलिक्यूल। और यही एमआरएनए मॉलिक्यूल क्या करता है? इनकोड करता है मल्टीपल प्रोटीन। क्या करता है? इनकोड करता है मल्टीपल प्रोटीन। सच पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए इज टिपिकली फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सिस्टम, नॉट in the eukaryotic system. So if we have a prokaryotic system, if you want to study the मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए स्टडी, कौन सा ऑर्गेनिज्म को आप सिलेक्ट करोगे? आप सिंपली किसको देख लोगे? आप सिंपली ई कोलाई को सिलेक्ट करो। क्यों? कि ई कोलाई वो फेवरेट और मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिस पर हम क्या कर सकते हैं? प्रोकैरियोटिक स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी? कि जो लेग ओपेरॉन होता है उसके प्रमोटर में क्या क्या होता है, उसका जो जीन होता है वो एक्चुअल में होता कैसा, उसकी स्ट्रक्चर कैपेसिटी किस टाइप की होती है, किस टाइप से उसको डिजाइन किया जाता है। जब हम देखते हैं किसी भी जीन को, किसी भी, ऐसा नहीं सिर्फ प्रोकैरियोटिक सिस्टम है, हम किसी भी जीन की बात कर रहे हैं तो सपोज हमारे पास क्या है? कोई जीन है। अब हम जानते हैं इस जीन में क्या होगा? इस जीन को हमने दो पार्ट में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्यों किया है? ताकि हमें इसकी रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल
रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स का क्या कर सकें, हम इसका पता लगा सकें। तो हम हर एक जीन को क्या करेंगे, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसको हमने क्या किया है, बताया क्या कि ये क्या है, हमारा रेगुलेटरी है। 2 चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी है, क्या कोई भी जीन होगा उसके पास 2 चीज़ें तो होना ही होना चाहिए, क्या, एक तो रेगुलेटरी सब यूनिट होना चाहिए, दूसरी उसके पास स्ट्रक्चरल सब यूनिट होना चाहिए। तभी हम उस जीन को फंक्शनल जीन कहेंगे, तभी उस जीन से फंक्शनल प्रोटीन जो होगा वो बन पाएगा। अदरवाइज वो जीन जो होता है फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लायक नहीं होता है। तो क्या करते हैं अब जो एक्चुअल हमारा क्या है, ये लैक ऑपरेटर है। लैक ऑपरेटर ये हमारा लैक प्रमोटर है। अब जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम होता है, यहाँ पर हमारे पास जो प्रमोटर होता है, एक तो होता है -10 सीक्वेंस, दूसरा होता है -35। तो -10 पे जो सीक्वेंस होती हैं उनको कहा जाता है टी ए टी ए टी ई। ये क्या है आपका -10 का। और -35 पे जो होता है टी ए टी जी ए सी ए। ये सीक्वेंसेस आपको ध्यान में रखनी है कि -10 पे कौन कौन सीक्वेंस होती है और -35 पे। तो जो प्रोकैरियोटिक जो सिस्टम होता है इसमें ये प्रमोटर रीजन पाया जाता है। कहने को हमेशा देखने को क्या मिलता है कि लैक ऑपरेटर जो होता है वो क्या है, एक वीक प्रमोटर है। वीक प्रमोटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यदि मान लो कहीं पर इस एक ही जगह क्या हो गया है, कोई म्यूटेशन हो गया है, एक पॉइंट या सिंगल पॉइंट म्यूटेशन या डिलीशन हो गया, तो क्या होता है, ए जो होता है वो जी में कन्वर्ट हो गया है। देखने को क्या मिला है आपको, इसमें क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है। तो लैक प्रमोटर जो होता है वो कैसा है, ये लैक प्रमोटर इज अ वीक प्रमोटर, नॉट द स्ट्रॉन्ग प्रमोटर लाइक द ट्रिप्टोफैन। क्या करते हैं हम कि ये जो लैक प्रमोटर है इसके अपस्ट्रीम पर 90 बेस पेयर -90 बेस पेयर अपस्ट्रीम, और इसी के 400 बेस पेयर 400 बेस पेयर, यहाँ एक और होती है, मैंने बनाया नहीं है, क्या होता है यहाँ पर +400 बेस पेयर पे क्या होती है, एक और लैक ऑपरेटर की सीक्वेंस होती है। एक तो लगभग कहाँ प्रेजेंट होती है, लगभग होती है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेंगे। तो जब लैक आई की बात करते हैं, लैक आई क्या करता है, लैक आई जो होता है इसका खुद का अपना क्या होता है, प्रमोटर होती है। और जिसका लैक आई का हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता है। मीन्स क्या होता है, एमआरएनए बनता रहता है, एमआरएनए से प्रोटीन भी बनते रहते हैं। और ये जो प्रोटीन है जिनको हम क्या कह रहे हैं, रिप्रेसर, ये रिप्रेसर जो प्रोटीन है ये बनते रहते हैं। किसी भी ऑपरेंड को एक स्मूथली रन करने के लिए 2 चीजें हमें हमेशा हमारे पास होना चाहिए। पहली तो क्या, एक तो होना चाहिए हमारे पास रिप्रेसर, दूसरा होना चाहिए क्या, हमारे पास में डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों यदि हमारे पास यदि रिप्रेसर नहीं होता है तो वो ऑपरेटर पर बाइंड नहीं होगा। यदि क्या हो गया है, ऑपरेटर सीक्वेंस में क्या कर दिया हमने, म्यूटेशन कर दिया। म्यूटेशन यदि ऑपरेटर सीक्वेंस में हम कर देते तो रिप्रेसर वहां जाके बाइंड नहीं हो पाएगा। और यदि प्रेसर बाइंड नहीं होता है कहाँ पर, ऑपरेटर सीक्वेंस है, दिस इज द ऑपरेटर सीक्वेंस। तो क्या होगा, कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता रहेगा। ई कोलाई क्या करेगा, कंज्यूम करता ही रहेगा। क्या हमने पहले कह चुके हैं कि लैक ऑपेरॉन जो है वो कैसा है, एक कैटाबॉलिक ऑपेरॉन है। मींस की मेटाबॉलिज्म क्या करता है, ये लैक्टोज को तोड़ तोड़ के गैलेक्टोज और ग्लूकोज में करता ही जाएगा। यदि क्या हुआ, हमारे पास ऑपरेटर सीक्वेंस को हमने क्या कर दिया है, म्यूटेट कर दिया है, या फिर उसमें कोई मिस एक्सप्रेशन हमने कर दिया है तब। और दूसरी बात हमने की डीएनए पॉलीमरेज की। डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअल में बाइंड कहाँ होता है, हमने बात की प्रमोटर की। तो प्रमोटर ही वो प्लेस है जहां पर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है। अब इन दोनों का क्या है, कंट्रोवर्शियल रोल है। क्या कि यदि यदि आपके पास में क्या है, लैक ऑपरेटर पे यदि प्रेशर यदि बाइंड बैठ गया है, बाइंड हो गया है, तो क्या होगा, वो डीएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट नहीं होने देगा, डीएनए पॉलीमरेज को आने ही नहीं देगा। कहाँ पर, प्रमोटर साइट पर। तो होता क्या है कि प्रमोटर जो साइट होती है उसके पास में ही अपस्ट्रीम में क्या होती है, कैप साइट प्रेजेंट होती है, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर साइट प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये
एनहांसर का काम करती है, यू कैन से एक्टिवेटर का काम करने वाली है, सपोर्ट करेगी किसको, डीएनए पॉलीमरेज को, फॉर रिक्रूटिंग दी ऑन टू द डीएनए लैक प्रमोटर। यदि मान लो क्या करते हैं हम लैक प्रमोटर को डिलीट कर देते, म्यूटेशन करवाते थे इसमें, तब क्या होना है, जब लैक प्रमोटर होगा ही नहीं तो हमेशा क्या होगी, रिप्रेस्ड कंडीशन होगी, क्या होगा, कैटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा ही नहीं, और इस कंडीशन में स्टारवेशन में क्या हो जाएगी, इकोलाई की डेथ हो जाएगी। तो कहना क्या चाहते हैं कि दोनों ही जो रीजन है, ससेप्टिंग रीजन, जिसे हम कह रहे हैं ऑपरेटर और प्रमोटर, इन दोनों का क्या है, एक अहम रोल है। दोनों ही सीक्वेंसेस जो होती है एज इट इज प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि इकोलाई जो है वो स्टारवेशन कंडीशन में भी अपने आप को मेंटेन कर पाए, मेटाबॉलिज्म एक्टिवली क्या कर सकते हैं, और लैक्टोज का अपटेक कर पाए, लैक्टोज को कैटाबोलाइज कर पाए। हर समय तो ग्लूकोज उसके पास अवेलेबल नहीं होगा, जब ग्लूकोज नहीं होता उस कंडीशन में क्या करती है, ई कोलाई जो होता है या प्रोकैरियोटिक सिस्टम जो होता है वो लैक ओपेरॉन को ऑन कर लेता है। ऑन या ऑफ तो कह नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको अपना जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसको बढ़ा लेता है नॉर्मल के कंपैरिजन में। जब स्टारवेशन कंडीशन होती है तब क्या कर लेता है, ये अपने एक्सप्रेशन को बढ़ा लेता है। तो यहाँ ड्रॉ किया है क्या, डीएनए पॉलीमरेज कहाँ जाके बाइंड होता है, वो जाके बाइंड होता है लैक प्रमोटर पे। एनहांसर सीक्वेंस जो होगी वो कैप साइट पर आगे, और रिप्रेसर जो होगा वो लैक ऑपरेटर पे आके बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने कुछ और भी चीजें लिख रखी है, लिख क्या रखी है, कुछ और चीजें, जैसे कि हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर, लेग जेड, लेग वाई एंड लेग ए। तो ये लेग जेड वाई ए क्या चीज है, ये तो सिंगल एमआरएनए है। अब हमें इस सिंगल एमआरएनए से क्या बनाना है, मल्टीपल प्रोटीन्स भी तो बनाना है। अब मल्टीपल प्रोटीन्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास क्या ट्रांसक्राइब ऑलरेडी मौजूद है। अब जो लेग जेड होता है ये एक्चुअल में बनाता क्या है, ये क्या है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। क्यों, यही तो बीटा गैलेक्टोसाइड वो एंजाइम है जो कि क्या करेगा, लैक्टोज जो होगा उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, किसमें ब्रेक डाउन करवाएगा, किसका, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करवाएगा, किसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। और ग्लूकोज तो है ही फेवरेट सोर्स सभी एनिमल्स का, फिर चाहे वो इकोलाई क्यों ना हो। अब बात करते हैं किसकी, लैक्वाई की। लैक्वाई क्या है, ये परमीज है, लैक्वाई इज अ परमीज, और यू कैन से लैक्टोज का जो कैरियर है, कैरियर प्रोटीन है वो है लैक्टोज को जो अपटेक करवाने वाला, इट इज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। मीन्स क्या कह सकते हैं, सराउंडिंग में हमारे पास क्या है, बहुत सारा लैक्टोज प्रेजेंट है। अब इस लैक्टोज को, ये पता ही है आपको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ही किसी मॉलिक्यूल को अंदर तो नहीं आने देगी। तो क्या होता है, लैक्वाई जो होता है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, एनर्जी का यूज करके प्रोटीन मोटिव फोर्स के थ्रू क्या करता है, अपटेक करता है, किसका अपटेक करता है, किसका, लैक्टोज का। लैक्टोज का इसने क्या किया, अपटेक किया। लैक्टोज को अपटेक करने के बाद क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है एंजाइम, वो क्या करता है, इसको लैक्टोज को उसकी आइसोमेरिक फॉर्म। अब बात ये ध्यान में रखनी, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है उसके पास ड्यूल फंक्शन होता है। पहला फंक्शन तो ये है कि क्या, वो लैक्टोज को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कराएगा। सबसे पहले तो क्या करता है, उसको उसकी आइसोमेरिक फॉर्म जिसको हम कहते हैं एलोलैक्टोज, उसमें क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। अब लैक्टोज और एलोलैक्टोज में फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि जो लैक्टोज होता है उसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जबकि एलोलैक्टोज में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ बीटा 1,4 देयर विल बी दी बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट इन द एलोलैक्टोज। अब इतना होने के बाद क्या होगा, लेक वाई भी तो प्रेजेंट है, लेक ए भी है। लेक ए क्या करता है, ये क्या करता है, थायोगैलेक्टो, इसको हम बोलेंगे थायोगैलेक्टोसाइड साइडेज एंजाइम। अब हुआ क्या था कि जो ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टर था, जिसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर बोल रहे हैं, परमीज बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा था कि सराउंडिंग में बहुत सारा क्या था, लैक्टोज प्रेजेंट था, इसने अपना ऑपेरॉन सिस्टम को ऑन कर लिया, लेकिन साथ में ही कुछ नॉन टॉक्सिक थिंग्स भी होंगी इसके आसपास सराउंडिंग में। अब ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट या फिर बाय मिस्टेक क्या करता है, कुछ नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट को भी क्या कर लेता है, अपटेक कर लेता है। लाइक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर टोन पीजी का, उसको भी क्या कर लिया इसने, अपटेक कर लिया है। अब
ई कोलाई को तो किसकी जरूरत थी? जरूरत किसकी थी? उसको सिर्फ और सिर्फ जरूरत किसकी थी? एनर्जी सोर्स की जरूरत है। अब एनर्जी सोर्स तो उन्हें मिल गया है, क्या? गैलेक्टोज, ग्लूकोज मिल गया, लैक्टोज से ब्रेक डाउन होगी, लेकिन टोन पीजी को भी इसने अपटेक कर लिया है। अब टोन पीजी तो क्या हो सकता है? एक टॉक्सिक प्रोडक्ट, और टॉक्सिक प्रोडक्ट का किसी की बॉडी में जाना क्या होता है? डेथ का इंडिकेशन होता है। तो ई कोलाई इतनी होशियार होती है कि क्या करती है, ये क्या करती है, थायोगैलेक्टोसाइडेज की मदद से एसिटाइल ग्रुप को कहाँ से लेती है? ये एसिटाइल को एंजाइम एस एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर लेती है, किस पर? जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है उन पर, और उसको क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। तो यहाँ स्ट्रक्चर है किसका? लैक्टोज का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि हम नंबरिंग करते तो ये क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बीटा, यहाँ कौन सा बॉन्ड है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। और यहाँ पे क्या है? ये लैक्टोज है। जैसे ही किसने इस पे एक्ट किया? एक्ट किसने किया? यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने जैसे ही काम किया, क्या होता है यहाँ पे? बीटा 1,6 बॉन्ड बन जाता है। बीटा 1,4 पहले ब्रेक होगा, देन अगेन क्या कर लेता है? बीटा 1,6 को ये फॉर्म कर लेता है। अब ये क्या हो गया है? एलोलैक्टोज है। और यदि एलोलैक्टोज मान लो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है मीन्स क्या? यहाँ पर आपका लैक्टोज प्रेजेंट नहीं, लैक्टोज यदि है नहीं तो एलोलैक्टोज भी नहीं बन सकता। अब यहाँ देखिए आईपीटीजी क्या होता है? आईपीटीजी क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बीटा डी थायोगैलेक्टोसाइड। आप यहाँ देख सकते हैं ये गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज इज शुगर, जिस पर क्या हो गया है? ये एसिटिल ग्रुप आके क्या आ गया है? ऐड हो गया। एसिटिल ग्रुप जो हो गया है वो ऐड हो गया है। और एसिटिल ग्रुप को हम क्यों ऐड कर रहे थे? टू न्यूट्रलाइज दी टॉक्सिसिटी ऑफ द सराउंडिंग टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। अब जब बात करते हैं किसकी? लैक्टोज और मेलिबाइज जो होते हैं, ये दो ऐसी शुगर्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, जो कि सराउंडिंग में होती ही हैं प्रोकैरियोटिक सिस्टम में, आर एक्टिवली accumulated बाय द वाइल्ड टाइप ई कोलाई लैक्टोज कैरियर। अब जो हम लैक्टोज कैरियर है, यहाँ पर लैक्टोज कैरियर किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसकी? परमीज की। यहाँ पे क्या लिखा है? लैक्टोज परमीज। परमीज इज अ सेकेंडरी active transporter which is an integral membrane protein energized by the protein motive force. If we mutate the E. coli lactose carrier, तब क्या होगा? तब क्या होगा? जो हमने देखा कि लैक्टोज में क्या हो गया है? लैक्टोज का जो कैरियर मॉलिक्यूल है, कैरियर प्रोटीन है, जिसको हम परमीज कह रहे हैं, जिसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो गया है। उस म्यूटेशन को चेक करने के लिए हमने क्या किया? मिनिमल प्लेट्स पे क्या करवाया? उसको ग्रो करवाया, उसकी कॉलोनीज को, और उसमें क्या दिया? साथ में सक्सिनेट दिया, प्लस आईपीटीजी को भी ऐड किया। इन द प्रेजेंस ऑफ द टॉक्सिक लैक्टोज एनालॉग। अब जो लैक्टोज है टॉक्सिक फॉर्म, उसकी जो एनालॉग उसका जो एनालॉग है, उसको बीटा थायो ओ नाइट्रोफेनाइल गैलेक्टोसाइड, जिसको हम टोन पीजी कह रहे हैं, ये करके हमने मीडियम डाल दिया है। तो एज यू ऑल नो दैट द एक्स एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज क्या है? एलोलैक्टोज यहाँ पे क्या है? इंड्यूसर है। अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म कैसे इसको हमने इंड्यूसर कह दिया है। और एक्स गैल जो होता है वो ग्रासीशियस इंड्यूसर है, ग्रासीशियस इंड्यूसर है। अब दोनों में फर्क क्या है? दिस इज द नेचुरल एंड दिस इज द आर्टिफिशियल। तो एलोलैक्टोज जो होता है उसको एंजाइम जो होता है वो कंज्यूम करता है, लेकिन एक्सगेल जो होता है उसको एंजाइम कंज्यूम नहीं कर पाता। एक डायरेक्ट क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग इंड्यूसर कह सकते हैं इसको। जैसे ही आपने क्या किया है? टेस्ट ट्यूब लिया आपने, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या किया आपने? जैसे ही आप एक्सगेल ऐड करते हो तुरंत क्या हो जाना है? लैक ऑपेरॉन जो होगा वो इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस हो जाएगा मीन्स क्या? जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो शुरू हो जाएगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जो जीन एक्सप्रेशन हम प्रोकैरियोटिक सिस्टम के जीन को रेगुलेट कैसे करता है। जीन अपने आप को
रेगुलेट रखने के लिए, आप क्या कह सकते हैं, इक्वलाई अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कौन-कौन से उपाय रखती है ताकि उसका जीन जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके। तो सब लोग जानते हैं कि जो इक्वलाई होती है, उसका जो जीनोम का साइज़ होता है 4.6 × 10⁻⁻6 होता है। अब जीनोम की साइज़ ये है और इसमें आपको क्या करना है, 42,000 टू 46,000 क्या रखने हैं आपको, जीन्स रखने हैं। अब इतने सारा जीन को रखना तो कोई बड़ी बात नहीं, बट उसको मैनेज भी करना ज़रूरी है, उसके एक्सप्रेशन को भी देखना ज़रूरी है। इसीलिए ई. कोलाई में क्या होता है या प्रोकैरियोटिक सिस्टम में क्या होता है कि जीन को रेगुलेट करने के लिए ओपेरॉन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। सारे के सारे जीन्स के लिए अलग-अलग क्या करेंगे हम, एमआरएनए देंगे, अलग-अलग इसके लिए प्रमोटर सीक्वेंस देंगे। तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा या फिर क्या बोल सकते हैं, हेक्टिक हो जाएगा जीन्स को एक्सप्रेस करना इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो हम क्या करते हैं, ओपेरॉन सिस्टम का यूज़ देख लेते हैं किसमें, ई. कोलाई में। अब आप ये जो टेबल है, इसको बड़े ध्यान से, गौर से समझ के ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो होगा वो यहीं से आएगा। कैसे आएगा कि मान लो आपके पास क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, और यदि ग्लूकोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, साइक्लिक एएमपी का नाम सभी ने सुना होगा सेल बायोलॉजी में, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। तो ग्लूकोज यदि प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, एटीपी से साइक्लिक एएमपी को बनने नहीं देता है। मतलब साइक्लिक एएमपी का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम रखता है, उसका लेवल जो होता है वो कम, यदि ग्लूकोज है तब। और यदि ग्लूकोज एब्सेंट है तब क्या होता है कि एटीपी से हम क्या बना रहे हैं, साइक्लिक एएमपी का अमाउंट अच्छा खासा बन जाता है। अभी हमने इनिशियल वाली पहले वाली स्लाइड में क्या बताया था कि हमने क्या देखी थी, कैप्साइट देखी थी, कैप्साइट। कैप्साइट पर कौन आके बाइंड करता है, यही साइक्लिक एएमपी जो होता है वो कैप्साइट पे आके क्या करता है, बाइंड करता है। अब आप मान लो साइक्लिक एएमपी प्रेजेंट ही नहीं है मीडियम में साइक्लिक एएमपी है ही नहीं, तब क्या होगा, नेगेटिव रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगा। ग्लूकोज प्रेजेंट है बट साइक्लिक एएमपी नहीं है। एक रिलेशन है इन दोनों में, क्या इनवर्स रिलेशन है कि यदि ग्लूकोज यदि है तो साइक्लिक एएमपी जो है वो गायब है। दोनों में से कोई एक ही चीज एट द टाइम प्रेजेंट हो सकती है। तो ग्लूकोज यदि है तो साइक्लिक एएमपी बनने नहीं देगा, और साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा तो कैप्साइट पे जाके बाइंड नहीं होगा, और कैप्साइट पे यदि बाइंड नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज भले ही क्या हो जाए, प्रमोटर पे जाके बाइंड हो जाए, लेकिन क्या होगा, उसका जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है वो बहुत ही स्लो होगा। क्यों? हम कह चुके हैं कि वीक प्रमोटर है कौन, लैकोपेरॉन। तो पहली जो कंडीशन केस 1 देखते हैं हम, केस 1 में क्या कर रहे हैं आप, आपने क्या लिया है, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया है कि ग्लूकोज ऐड कर दिया, ग्लूकोज डाल दिया, बट लैक्टोज जो है वो एब्सेंट है। अब हम पहले कह चुके थे कि नाम ही लैकोपेरॉन है, लैक्टोज के बिना लैकोपेरॉन इंड्यूस ही नहीं होगा, जीन एक्सप्रेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, कैटाबोलाइट रिप्रेशन देखने को मिलेगा। कंडीशन से ही पूछी जाती है कि ग्लूकोज है, लैक्टोज नहीं है, तब क्या होगा, दोनों को एक साथ देते तब क्या होगा, दोनों का प्रेजेंट ना हो तब क्या होगा। तो पहली कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है। तो ग्लूकोज यदि प्रेजेंट है तो ये क्या है, एक नेगेटिव रेगुलेशन है, लैक्टोज एब्सेंट है। जब दोनों ही मीडियम में क्या होते हैं, प्रेजेंट, तो ग्लूकोज भी है लैक्टोज भी है। अब ग्लूकोज है तो साइक्लिक एएमपी नहीं बनने देगा, और लैक्टोज है तो एलोलैक्टोज तो बन जाएगा। अब एलोलैक्टोज जो होता है वो करता क्या है, हमने देखा था इनिशियली कि हमने क्या देखा था यहाँ पर कि रिप्रेसर है, ये क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर पर कौन जाके बाइंड होता है, रिप्रेसर होता है। अब इस रिप्रेसर को कौन है जो कि इसको क्या कर सकता है, दबा सकता है, इसके काम को करने से रोक सकता है। इसके काम को करने से कौन रोक सकता है इसको, एलोलैक्टोज जो होता है वो।
यदि बाइंड हो जाता है किस पर, रेप्रेसर पे, तो इस एंजाइम पे पूरा कन्फर्मेशन, इसका जो फंक्शनल रोल होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो अब रेप्रेसर क्या होता है, फिर जाके बाइंड कहाँ पे नहीं हो पाएगा, ऑपरेटर पर। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, फर्स्ट वाले हमारा क्या था उसमें डायग्राम में, ऑपरेटर पर जाके क्या हो जाएगा, रेप्रेसर बाइंड नहीं हो पाएगा। और यदि ऑपरेटर पर रेप्रेसर बाइंड नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट फिर कौन बाइंड हो जाएगा प्रमोटर पर, एग्जैक्टली डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाएगा। अब लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो एलोलैक्टोज बन गया। एलोलैक्टोज ने रेप्रेसर को बोल दिया कि तुम काम अब नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्या है, साइक्लिक एएमपी नहीं है, तो अब साइक्लिक एएमपी नहीं है तो डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड तो हो जाएगा, बट क्या है, ये वीक प्रमोटर है, तेजी से ये ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, एंजाइम जो होता है, उसका कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ये जो होती है इसकी टेल अल्फा सीटीटी जिसको हम कह रहे हैं, ये इंटरेक्ट करती है कैप्साइड से। अब कैप्साइड पर चूंकि क्या हमारे पास में साइक्लिक एएमपी मौजूद ही नहीं है, तो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाई, और इंटरेक्ट नहीं कर पाई, मैं कहने का मतलब ये है कि इससे काम करवाने के लिए, अब इसको तेज भगाने के लिए यहाँ पर इसकी पूंछ में आग लगना जरूरी है। अब इसके मीन्स इसके टेल में क्या होना चाहिए, फॉस्फेट लगना जरूरी है। अब इसके टेल पे क्या है, फॉस्फेट नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइक्लिक एएमपी मौजूद ही नहीं है। तो ये अपना कछुए की चाल से क्या करेगा, बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा। अब तीसरी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि ग्लूकोज को अब हम मीडिया में, उसके टेस्ट ट्यूब में हम उसको मीडियम में या कॉलोनी में, मिनिमल मीडियम में हम इस क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को दे ही नहीं रहे। ग्लूकोज जब होगा ही नहीं तो क्या होगा, मजबूरन इसको फिर इकोलाई को क्या करना पड़ेगा, लैकोपेरोन को इंड्यूस करना ही पड़ेगा। लेकिन कब, जबकि लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होगा तब। तो हमने क्या देखा कि इस कंडीशन में हम लैक्टोज को भी नहीं रख रहे और ना कि ग्लूकोज को भी रख रहे हैं। देखो क्या होना चाहिए इस कंडीशन में, क्या होना चाहिए, इक्वलाई की डेथ हो जाएगी। जब दोनों ही चीजें मौजूद नहीं है तो क्या है, रेप्रेस्ड कंडीशन है, लैक ऑपेरॉन जो होगा वो इंड्यूस नहीं होगा। चौथी जो कंडीशन, इसको हम फोर्थ कैटेगरी बोल रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज को हम एब्सेंट रख रहे हैं और लैक्टोज को हम दे रहे हैं। अब ग्लूकोज चूंकि एब्सेंट नहीं है तो क्या होगा, साइक्लिक एएमपी अच्छा खासा बन जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हमारे पास, लैक्टोज है प्रेजेंट, अब लैक्टोज प्रेजेंट तो एलोलैक्टोज भी बनेगा। एलोलैक्टोज जो है वो क्या है, हमारा को एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर कौन है यहाँ पे, को एक्टिवेटर कौन है यहाँ पर, साइक्लिक एएमपी। एक्टिवेटर कौन है यहाँ पर, एलोलैक्टोज। तो साइक्लिक एएमपी जो होता है, साइक्लिक एएमपी ये क्या है आपका, को एक्टिवेटर है, किसके लिए, कैप्साइड के लिए। कैप्साइड पे आके कौन, साइक्लिक एएमपी जो है वो आके बाइंड हो गए हैं। ध्यान में ये रखना है कि जब ग्लूकोज नहीं है तो क्या होगा, साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि हमारे पास मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज है। लैक्टोज से हमने एलोलैक्टोज को ड्राइव कर लिया। एलोलैक्टोज क्या करता है, रिप्रेसर को उसका काम करने से रोक देता है। जब रिप्रेसर वर्क ही नहीं करेगा तो क्या होगा, साइक्लिक एएमपी अपना काम अच्छे से कर पाएगा। तो क्या होगा, इसके अल्फा सिटी टेल में क्या लग जाएगा, अब फॉस्फेट, मीन्स क्या, इसके टेल में अब लग गई है क्या, आग। तो अब क्या होगा, तेजी से ये ट्रांसक्राइब हो पाएगा। इस कंडीशन को हमको इंडक्शन कहते हैं। मीन्स क्या कि यहाँ पर जो लैक ऑपेरॉन है वो क्या हो गया, इंड्यूस हो गया है। जैकोब और मोनोन ने इसके लिए टर्म यूज किया था, क्या, कि अब जो है लैक ऑपेरॉन जो है वो इंड्यूस हो गया है। तो ये 4 थिंग्स है जहां से क्वेश्चन बनेंगे अच्छे तरह से, इसी टेबल से बनेंगे। बाकी चीजें सब समझने वाली हैं। अब हमने इसके पहले क्या बताया था आपको, ये बताया था कि हम क्या कह रहे हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कि हम मीडिया में क्या कर रहे हैं, आपको ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों चीजें दे रहे हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे थे, बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन देख रहे थे। क्या देख रहे थे यहाँ पर, बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन देख रहे थे। जब दोनों ही चीज मौजूद है, क्या है हमारे पास में यहाँ पर, ग्लूकोज भी है। ग्लूकोज इज अ फेवरेट सोल सोर्स फॉर ई कोलाई, नॉट ओनली ई कोलाई, एवरी ऑर्गेनिज्म। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब जब ग्लूकोज है तो मुझे नहीं लगता कि क्या
ई कोलाई को कुछ काम करने की ज़रूरत है। उसको आसानी से बैठे-बैठे क्या मिल रहा है? ग्लूकोज़ मिल रहा है। वो अपना लैक ऑपेरॉन को क्या करेगी? ऑफ ही रखेगी, क्योंकि मीडियम में ग्लूकोज़ है। जब ग्लूकोज़ है तब ज़ाहिर-सी बात है ग्लूकोज़ को ही पहले अपटेक करेगा। ग्लूकोज़ और कहने का मतलब सिंपली है कि ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ या और भी कोई दूसरा मोनोसैकेराइड रख दो, तो क्या होगा आपको? उसमें आपको डायऑक्सिक ग्रोथ देखने को मिलती है। मीन्स क्या होता है कि ये लैग फ़ेज़ है, ये क्या है आपकी लॉग फ़ेज़ है। 2 लॉग फ़ेज़ के बीच में 1 लैग फ़ेज़ आपको देखने को मिल रही है। इसी को हम क्या कह रहे हैं? डायऑक्सिक ग्रोथ बोल रहे हैं। होगा क्या कि जब ग्लूकोज़ होगा, ग्लूकोज़ है, तो क्या होगा? साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ग्लूकोज़ जो है वो सारा कंज़्यूम हो गया, सारा का सारा क्या करा ई कोलाई ने कंज़्यूम कर लिया है। अब क्या है? ग्लूकोज़ नहीं है। अब ग्लूकोज़ नहीं है तो क्या होगा? अब साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। ये जो बीच में लैग फेज़ हो रही है, वो वही प्रिपरेशन हो रही है खाना बनाने की उसके लिए, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। साइक्लिक एएमपी अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया। अब साइक्लिक एएमपी बन गया है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास लैक्टोज़ भी होना चाहिए मीडियम में। लैक्टोज़ से आपने क्या डिराइव किया? लैक्टोज़ डिराइव कर लिया। अब एलोलैक्टोज़ ड्राइव हो गया है। एलोलैक्टोज़ क्या है? ये इंड्यूसर है। इंड्यूसर है तो क्या काम करेगा ये? रिप्रेसर के जो कन्फर्मेशन चेंज होती है उसको पूरा डिस्टर्ब कर लेता है। उसको पूरा फंक्शनल से नॉन फंक्शनल बना देता है, तो ऑपरेटर पे जाके बाइंड ही नहीं हो पाता है। अब क्या होता है? प्रमोटर फ्री है, डीएनए पॉलीमरेज़ फ्री है, दोनों आके एक-दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। ये बोल सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज़ जो है वो तेज़ी से रिक्रूट हो जाएगा कहाँ? प्रमोटर पर। तो अब क्या होगा? प्रमोटर पे आप सभी लोग जानते हैं कि एक बार यदि प्रमोटर पे कौन आ गया आपका? डीएनए पॉलीमरेज़, तो फिर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन शुरू ही होना है। फिर चाहे वो तेज़ी से हो या फिर धीरे हो। तो यहाँ तो क्या है? रिप्रेसर है ही नहीं, तो क्या होगा यहाँ पर? और इंड्यूसर भी है, तो तेज़ी से क्या होगा? ट्रांसक्राइब होना शुरू हो जाएगा। ट्रांसक्राइब शुरू हो गया है कौन? लैक ओपेरॉन जो है इंड्यूस हो चुका है। इंड्यूस हो गया है तो क्या बनने है आपका? लैक्टोज़ का क्या हो रहा है अब यहाँ पर? कैटाबॉलिज़्म स्टार्ट हो गया। तो आप इनिशियली क्या देखते हैं? पहले तो ग्लूकोज़ को क्या करती है? ई कोलाई पूरा एग्ज़ॉस्ट कर लेती है, पूरा खत्म कर लेती है, पूरा खा जाती है। उसके बाद जब ग्लूकोज़ नहीं होगा तब क्या करेगी? दूसरा एनर्जी जो सोल सोर्स होता है उसके पास ग्लूकोज़ वो नहीं है। तो क्या करेगी वो? मीडियम में सराउंडिंग में देखेगी कुछ और है क्या? देखेगी कि हाँ, लैक्टोज़ पड़ा हुआ है, तो क्या करेगी वो? लैक्टोज़ को ब्रेक डाउन करना शुरू करेगी। पर लैक्टोज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए उसको किस एंजाइम की ज़रूरत? उसको एंजाइम की ज़रूरत है बीटा गैलेक्टोसाइडेज़ की। बीटा गैलेक्टोसाइडेज़ की। तो पहले इसे ट्रांसक्राइब करवाना पड़ेगा, इससे प्रोटीन बनाना पड़ेगा, है ना? उसके बाद क्या होगा? इसी की जो हमारी क्या बोलते हैं इसे? ई कोलाई, इसी की मेम्ब्रेन पे क्या होगा? एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है जिसको आप क्या कह रहे हैं? परमीज़ है। अब इतना सफिशिएंट नहीं है कि लैक्टोज़ प्रेज़ेंट है तो बस इतने से काम हो जाएगा। साथ में क्या होना चाहिए? आपका ये प्रमोटर भी होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? परमीज़ एंजाइम होना। अब परमीज़ एंजाइम जो होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अपटेक करेगा, ये कैरियर प्रोटीन है किसका? लैक्टोज़ का। इसने क्या करा? अपटेक, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज़ ने उसको क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया। और साथ में ही एक और क्या था हमारे पास में? कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो अनवांटेड उठा लेती है कौन? परमीज़। तो जो ट्रांस एसिटाइलेज़ था थायोगैलेक्टोसाइडेज़, वो उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज़ करता है टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को। इतना होने के बाद क्या होता है? डायऑक्सिक ग्रोथ आपको, यदि कहीं भी आपको डायऑक्सिक ग्रोथ मिल रही है मीन्स व्हाट? वहाँ पर स्टार्वेशन कंडीशन है, ग्लूकोज़ उसका खत्म हो गया, उसने क्या करा? लैक्टोज़ ऑपेरॉन को ऑन कर लिया है फॉर द सर्वाइविंग। अब एक टेक्नीक होती है, कैसे पता करोगे कि मीडियम, जो मिनिमल मीडिया है, प्लेट है, उसमें गैलेक्टोज़ या लैक्टोज़ जो है वो गैलेक्टोज़ बन रहा है कि नहीं, लैक्टोज़ जो है वो कैटाबोलाइज़ हो रहा है कि नहीं एक्चुअल में। तो आप इसको लैब कंडीशन में कैसे देखोगे? आप क्या करोगे? प्लेट्स लोगे और उन पे क्या करोगे? आप कॉलोनीज़ को ग्रो करवाओगे।
कुछ में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, कुछ में रिकॉम्बिनेशन देखने को, कुछ में दोनों देखने को मिलेंगे, है ना? तो पहली जो हमने क्या करी है, प्लेट ली है, ये वाली प्लेट ली है। इसको क्या बोल रहे हैं आप, नेगेटिव कंट्रोल बोल रहे हैं। दूसरी जो प्लेट है वो क्या है आपकी, पॉजिटिव कंट्रोल प्लेट है। और तीसरी जो प्लेट है उसमें आपको क्या देखने को मिल रही है, ब्लू कॉलोनीज देखने को मिल रही हैं। तो इसको क्या कहते हैं आप, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कहते हैं। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि एक्चुअल में जो ई कोलाई है उसने अपना लैक ऑपेरॉन सिस्टम को ऑन किया है या नहीं किया है। इसको देखने के लिए आप करते हो, जब नेगेटिव कंट्रोल में करना क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्क्रीनिंग रिजल्ट ऑफ द ब्लू एंड व्हाइट कॉलोनी फ्रॉम द ई कोलाई रिकॉम्बिनेंट, फ्रॉम द ई कोलाई रिकॉम्बिनेंट। दूसरा जो है पॉजिटिव कंट्रोल, उसमें क्या किया है आपने, विदाउट प्लाज्मिड। अब जो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग है उसको समझने के लिए सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, और रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। ये दो चीजें पता चल जाती हैं तो आसानी से ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग को समझ पाओगे। सिंपली से हम ये बोल सकते हैं कि जहां पर भी क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, व्हाइट कॉलोनीज का मतलब क्या है, वहां पर क्या हो रहा है, लैकोपेरॉन आपका इंड्यूस नहीं हुआ है। और जहां आपको ब्लू कॉलोनीज देखने को मिल गई है, मतलब क्या है, वहां पर आपका लैकोपेरॉन जो है वो काम कर रहा है। उन इकोलाइज, उन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ने क्या कर लिया, अपना लैकोपेरॉन को ऑन कर लिया है। तो एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक रिवीजन जो अभी तक हमने पढ़ा वो ले लेते हैं। सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है आपको कि ऑपेरॉन क्या होता है। उसके बाद में क्या बताओगे, उसमें कौन कौन से जीन इन्वॉल्व हैं वो बता दिया आपने। 3 जीन के नाम लिखवाए थे हमने, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। इनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो बताओ। जीन्स बता दी हमने, उसका मैकेनिज्म क्या है ये बता दो आप। जीन बताने के बाद आप क्या बताएंगे कि ग्लूकोज और लैक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज अपना काम कैसे करेंगे, किस कंडीशन में ई कोलाई जो होती है लैक्टोज को कैटाबोलाइज करना शुरू कर देती है। अभी कैटाबोलाइज हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए आप कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हैं, ब्लू लाइट स्क्रीनिंग बोलते हैं, वो बता दो आप। इसके ब्लू लाइट स्क्रीनिंग को समझने से पहले आपको रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट आरडीटी का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। क्वेश्चन जो होंगे वो अप्लाइड आएंगे, कहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, आरडीटी और ऑपेरॉन को मर्ज करके। सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एलोलैक्टोज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एलोलैक्टोज। सबको एलोलैक्टोज तो पता है ना कैसे आया था, हमारे पास क्या था, लैक्टोज था। क्या होता है लैक्टोज में, बीटा 1,6 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इसको आप बीटा, कौन से एग्जाम की वजह से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की मदद से क्या बनाओगे, एलोलैक्टोज बनाओगे। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, बीटा 1,6 इंस्टेड ऑफ बीटा 1,4। अब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है इसके पास क्या होती है, ड्यूल प्रॉपर्टी होती है, ड्यूल रोल होता है इसका। पहला रोल तो आपने देख ही लिया कि लैक्टोज से एलोलैक्टोज बनाया। दूसरा क्या होता है, फर्दर जो एलोलैक्टोज है उसको गैलेक्टोज और कहाँ पर, ग्लूकोज में ये कन्वर्ट करता है। ये होगी इसकी ड्यूल प्रॉपर्टी। तो क्या बताना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एलोलैक्टोज। तो एलोलैक्टोज इट इज एन इंड्यूसर। हमने देखा था पहले भी कि यदि एलोलैक्टोज नहीं है तो क्या होगा, लैक अपेरोन जो होगा वो इंड्यूस नहीं होगा। इसलिए हमने क्या कहा था इसको, क्वेश्चन कैसे आएगा
कि ऑपरेटर पे कौन बाइंड होता है, प्रमोटर पे कौन बाइंड होता है, इंड्यूसर कौन है, ग्रेसियस इंड्यूसर कौन है, जैसे कि एक्सगेल देख लिया हमने, आईपीटीजी का रोल क्या होता है वो बताना होगा। इन निकोलाई एंड मेनी other enteric bacteria, it binds to a subunit of a tetrameric lac repressor. टेट्रामेरिक लैक रिप्रेसर, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है टेट्रामेरिक लैक रिप्रेसर। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि ये क्या है, आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, ये प्रमोटर है, और इसी की ओवरलैपिंग में क्या होगी, ऑपरेटर सीक्वेंस होगी। एक आपकी -90 बेस पर थी और दूसरी जो थी वो आपकी +400 बेस पेयर थी। तो जो -90 बेस पेयर है ये क्या है आपका इस तरीके से, तो क्या करता है ये टेट्रामेरिक लूप फॉर्म कर लेता है इस तरीके से। तो एक तो लैक ऑपरेटर साइट ये है, दूसरी क्या है आपकी -90 एप्सिलॉन पर ये है। तो ये क्या करता है, डाइमर आके बाइंड होते हैं, डाइमर और डाइमर मिला के क्या बनाएंगे, आपके टेट्रामेरिक बना लेते हैं, टेट्रामेरिक बना लेते हैं। तो अलग लैक्टोज करता क्या, इट बाइंड्स टू अ सबयूनिट ऑफ अ टेट्रामेरिक लैक रिप्रेसर व्हिच रिजल्ट in the conformational changes and reduces the affinity of a lac repressor to the lac operator, thereby dissociating it from the lac operator. तो एलोलैक्टोज का इफेक्ट क्या है ये बता दिया आपने। हाउ डज लैक्टोज बिकम एलोलैक्टोज, कैसे बन जाता है। तो जो हमने एंजाइम देखा था क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसके पास क्या थी, ड्यूअल प्रॉपर्टी थी। It convert lactose to allolactose and also convert allolactose further to galactose and glucose. The control loop is closed by the effect of allolactose on the transcription of the lac operon. ये जो कंडीशन है क्या कि आपने क्या बनाए थे यहाँ पर क्या बनाया, रिप्रेसर। जब एलोलैक्टोज बन जाता है तो वो आकर बाइंड हो जाता है इसके एक्टिव पॉकेट में, किसके, रिप्रेसर के। अब जब इसके एक्टिव पॉकेट में रिप्रेसर के आके बाइंड हो गया, इसका मतलब कन्फर्मेशन चेंज हो गया है, तब क्या होगा, ये ऑपरेटर जो साइट होती है यहाँ पर आके ये इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, लैक ऑपेरॉन जो होगा वो इंड्यूस हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो,